करने के लिए मैं क्या कह रहा था कि साल्ट इफेक्ट दो टाइप के हुए, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट एंड सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। देन प्राइमरी साल्ट इफेक्ट क्या क्या कहता है, इट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस। कि जो आयनिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं। जैसे कि अपने को पता है कि आयन जितने होते हैं, जैसे जो डिफरेंस मोलरिटी में और एक्टिविटी में होता है, कि जैसे मोलरिटी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक तरीके से वो मोलरिटी होगी। एंड उसमें से कितने आयंस एक्टिव हैं या कितने उस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है, वो उसकी एक्टिविटी होगी। उसी तरीके से तो आयनिक स्ट्रेंथ जिसको अपन ने फॉर्मूले से निकाला 1/2 m1z1 निकाला था कि नहीं निकाला था, mz² निकाला था नहीं निकाला था। अगर दो टाइप के आयन है तो m1z² प्लस m2z2² हो जाएगा। तीन टाइप के आयन है तो हाफ m1z1² प्लस हाफ m2z2² प्लस हाफ m3z3²। समेशन का सिंबल लगाया था कि नहीं लगाया था अपन इस तरीके से, देखिए ये रहा, ये लो ये रहा, क्लियर है। तो ये बताता है 1 डिग्री साल्ट इफेक्ट, प्राइमरी साल्ट इफेक्ट की द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस, कि उस आयनिक रिएक्शन पे उन आयन की जो स्ट्रेंथ है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट क्या बताता है, इट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट कंसंट्रेशन चेंज एंड द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन। देखिए समझिए ध्यान से, प्राइम एक्चुअल जो इफेक्ट होता है वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। और सेकेंडरी इफेक्ट क्या बताता है, सेकेंडरी जो फैक्टर्स होते हैं जो आयनिक रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। प्राइमरी फैक्टर कौन सा है, आयनिक स्ट्रेंथ जो सबसे मेन फैक्टर है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो प्राइमरी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट हो गया। इसके अलावा जो सेकेंडरी फैक्टर है जैसे टेम्परेचर हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए, वो उस आयनिक रिएक्शन पे कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, उनकी वजह से कितना इफेक्ट आयनिक रिएक्शन पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। समझ आ गया। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट का मतलब जो प्राइमरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर कौन सा है, आयनिक स्ट्रेंथ विच इज डिस्क्राइब्ड बाय आई। वो किसके द्वारा डिस्क्राइब्ड है, आई के द्वारा डिस्क्राइब्ड है। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज इंक्लूड इन प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। एंड सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट क्या है, सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट है सेकेंडरी फैक्टर्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन है, these all effects will affect the ionic reaction, is called secondary salt। क्लियर है सब लोगों को, चले आगे। हाँ भाई, आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया सब लोगों को यहाँ तक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दो ये आयंस है ए प्लस और बी माइनस, जो भी है, दोनों पे प्लस चार्ज हो सकता है, दोनों पे माइनस चार्ज हो सकता है। इसका चार्ज है जेड ए और इसका चार्ज है जेड बी। इक्विलिब्रियम विद एक्स, इक्विलिब्रियम विद एक्स, एक्स का मतलब समझते हो कि जैसे ये ए प्लस है ये बी माइनस है, तो दोनों मिलकर के एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, इंटरमीडिएट ए बी बना रहे हैं। अरे ए बी हो गया कि नहीं हो गया एक तरीके से, यहाँ पे मैं एक्स से दिखा रहा हूँ, उसको मैंने इंटरमीडिएट बोल दिया। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, जेड ए प्लस जेड बी। तो ये जब इसमें टोटल इस रिएक्शन में कितने स्टेप है, आप बताइए इस रिएक्शन में कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप ए प्लस बी मिलकर के इंटरमीडिएट बना रहे हैं, और दूसरा क्या मतलब रिवर्स स्टेप हो गया ना कि वापस ए बी फर्दर डिसोसिएट हो जाए ए और बी के अंदर। और तीसरा स्टेप क्या हो गया कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सब लोगों को। तो देखिए, अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं सेम वही वाली बात, क्या कि इसके अंदर से रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कहां से निकालते हैं, पूरा स्टडी स्टेट में पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत आएगी। स्टडी स्टेट में आपने ये देखा कि जिस स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, किस स्टेप में प्रोडक्ट बनता है, लास्ट स्टेप किसमें प्रोडक्ट बनता है, लास्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है विच इज कॉल्ड थर्ड स्टेप। कौन सा स्टेप कहलाता है, थर्ड स्टेप। तो इस थर्ड स्टेप में बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसका क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, किया। रेट कांस्टेंट क्या होगा, क्या होगा,
एंड ये क्या होगा, इसका रिएक्टेंट। अरे भाई इस पद का रिएक्टेंट कौन होगा बताओ जरा, इस पद का रिएक्टेंट कौन है, यही तो होगा एक्स। तो जिस पद में उत्पाद बन रहा है उससे मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। फिर वो एक अलग बात है कि इंटरमीडिएट है एक्स, आपने लिया था ए और बी, इंटरमीडिएट नहीं लिया, तो ए बी को हटाने के लिए हम उसमें कौन सा यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, हमेशा यही तो करते आ रहे हैं अपन, कोई नया थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के आर, ये रहा इसका इसका इसने, अरे भाई मैं कोई भी नाम दे दूं इसको, K1 K2 K3 कुछ भी दे दूं, इसने के आर दिया, तो के आर और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी एक्स। जो अच्छा ये जो सिंबल इसने लगा रखा है ना यहाँ पे, ये जो सिंबल लगा रखा है इसने ये वाला, ये एक्साइटेड स्टेट को दिखाता है, हैश वाला जो सिंबल है वो किसको दिखाता है, एक्साइटेड स्टेट को दिखाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि वो हाईली एनर्जेटिक कॉम्प्लेक्स है जिसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल कम है, देयर इज अ लीस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, दिस इज द लीस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, और इसलिए उसके ऊपर हैश लगा। हैश का मतलब होता है कि उत्तेजित अवस्था, कौन सी अवस्था, उत्तेजित अवस्था, ठीक है ये बन गया। अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन का मतलब समझिए, बताइए क्या है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन का मतलब, समझाओ कि आर क्या है यहाँ पे, हाँ के क्या होगा बताओ, अरे यहाँ पे तो ये के आर है, यहाँ पे के बताओ के क्या होगा, हाँ भाई तो समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नहीं समझ आएगी मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप आराम से इसका क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ये जो ये जो तीसरा स्टेप जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये वाला पद इक्विलिब्रियम में है, ये वाला इक्विलिब्रियम में। और जो पद इक्विलिब्रियम में होता है उसके ऊपर कौन सा नियम लागू होता है, गुलबर्ग का नियम लगता है कि नहीं लगता, जिसको द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है, साम्यावस्था स्थिरांक बराबर उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, याद आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो के है, जहां पे मेरा देखो पेन चल रहा है, ये क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है, क्योंकि इसमें ये पद साम्य में है कि नहीं है, ये वाला पद साम्य में नहीं है, ये तो केवल और केवल जो मध्यवर्ती है ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो इट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज ओनली ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया की वेग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है सब लोगों को, मैं ये कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम बराबर क्या आएगा, एक्स की सांद्रता डिवाइडेड बाई ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको याद हो तो इसको मैंने एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में लिखना है, किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, एक्टिविटी की। अच्छा आप कहोगे सर एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि एक आधा गिलास पानी के अंदर आप अगर मैं 10 चम्मच नमक की डाल दूं तो क्या 10 चम्मच नमक की घुल जाएगी क्या उसके अंदर, नहीं घुलेगी ना। तो टेस्ट तो जितना घुला हुआ है उसी की वजह से आएगा कि नहीं आएगा। तो जो टोटल आपने 10 चम्मच डालती है वो तो किसको बताती है, उसकी मोल बताती है, और एक्चुअल कितना उस पानी में प्रेजेंट है वो क्या बताता है, दैट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ मैग्नीशियम। एक्टिव पार्ट मतलब ऐसे तो मैं कितना भी डाल दूंगा, तो एक पूरा 10 किलो डाल दूंगा नमक एक गिलास के अंदर तो डल थोड़ी ना जाएगा। तो एक्टिव पार्ट का मतलब जितना पार्ट उसमें घुला हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी कैसे लिखूंगा भैया, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, देखो जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, इसको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोगों को, कि इसके अंदर क्या है, ये ऐसे नहीं है, ये मैंने एक बार पहले करके बताया आपको, याद हो तो शुरू शुरू में जब मैंने साइंटिफिक शुरू किया था, कि सबसे पहले के इक्विलिब्रियम बराबर लिखूंगा एक्टिविटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ ए इंटू एक्टिविटी ऑफ बी। फिर ए बराबर क्या करेंगे, गामा एम लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो गामा एक्स, एक्स का गामा, और ये एम का गामा। तो एम क्या होती है, मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते कंसंट्रेशन को। तो इसको खोलेंगे तो के बराबर ये आ जाएगा क्या, एक बार अपने आप को अनम्यूट करके ये मेरे को जरूर बता देना कि ये स्टेप आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये याद कीजिए, मैंने इसको यहाँ पे बताया था शुरू शुरू के अंदर, ये देखो ये वाला ये बता रखा मैंने, देखो के इक्विलिब्रियम बना, याद है इसका हाँ क्लैरिटी। ये तो पहले एक्टिविटी दोनों की, फिर नीचे एक्टिविटी को ओपन किया, फिर इसको गामा को अलग कर दिया और कंसंट्रेशन को अलग कर दिया, सेम वही कंडीशन बनी यहाँ पे। ये के आर अलग है और ये के इक्विलिब्रियम अलग है, ये के इक्विलिब्रियम से लिया गया और से लिया गया, ठीक है। अब मैं क्या करूं यहाँ से, क्योंकि मेरा इक्वेशन तो वही ठीक है जिसमें उत्पन्न होता है, मुझे यहाँ से एक्स को हटाना है, किसको हटाना है, एक्स को हटाना है, क्यों हटाना है एक्स को, क्योंकि ये मतलब है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँ, एक्स का मान इस वाले इक्वेशन से ले लूंगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक्स बराबर आप ये भी ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ भाई, और ए और बी भी ऊपर आ जाएगा, और गामा एक्स नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्या आ जाएगा, के आर बराबर, हाँ भाई इन दोनों को क्या कर दें, कंपेरिजन कर देना इसका,
पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप लिखोगे r बराबर के आर तो एजिटी छोड़ दिया और x की वैल्यू ये रख दो, तो क्या आ जाएगा के आर इंटू के ए बी गामा ए गामा बी अपॉन गामा स्टार। ठीक है भाई, क्लियर है? चले चले आगे। अब इसमें क्या आ गया, ये दोनों ये भी कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट को मिलाकर के उसने एक नया कांस्टेंट लिख दिया जिसको के नोट से प्रेजेंट कर दिया। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे भाई मैं मेरे हिसाब से धीरे धीरे चल रहा हूँ, दिक्कत हो तो सकता है मेरे से कि सर ये कैसे आया मुझे नहीं समझ में आया, तो वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ। ये दोनों को मिला के नया कांस्टेंट कर दिया, ए इंटू बी आ गया, गामा ए गामा बी अपॉन गामा ए, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर है भाई सब लोगों को? आ गया दो, ये रेट चल रही है, रेट रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है बताओ आप मुझे, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या आ रहे हैं, रिएक्टेंट आ रहे हैं ए और बी है, और ए और बी के रूप में अपन अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आगे चलेंगे। कन्वीनियंशियल रेट लो फॉर एलिमेंट्री बायोमेल। अच्छा, कन्वीनियंशियल रेट लो का मतलब क्या है, ये तो मैंने इस रिएक्शन को इस हिसाब से मान के चला है। अगर नॉर्मल अगर मैं रिएक्शन लिखता तो क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन, ए प्लस बी ये कन्वीनियंशियल का मतलब पुराना तरीका, ये तो आज मानने लगे अपन कि ऐसे मध्यवर्ती बनता है, ए और बी उत्पाद बनाने से पहले एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। तो अगर उस चीज को मानूं तो आपकी इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, ए प्लस बी की उस मध्यवर्ती, मध्यवर्ती देन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन कन्वीनियंशियल का मतलब क्या है, पुराना तरीका। पुराना तरीका से क्या था कि ए और बी सीधा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये क्या हो गया इसका, हाँ भाई ये हो गया कि नहीं हो गया ये? तो मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर अगर मेरे को रेट लो लिखना हो तो क्या लिखोगे, रेट लो रेट बराबर के इंटू ए इंटू बी तो लिखोगे। ये सही है कि नहीं है? कन्वीनियंशियल तरीके से यदि मैं ये कल्पना नहीं करूं कि उसके अंदर किसी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है, जैसा कि पहले ट्रेडिशनल थ्योरीज में माना जाता था, पुरानी थ्योरीज में माना जाता था, तो आपका आर बराबर ये आएगा कि नहीं आएगा? अब ये तो पुरानी थ्योरी हो गई और ये मॉडर्न थ्योरी हो गई, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, दोनों दो नंबर इक्वेशन को, 3 नंबर को, तो ये भी रेट का मान दे रहा है और ये भी किसका मान दे रहा है, रेट का मान दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे, ये भी रेट का मान बता रहा है और ये भी किसका मान बता रहा है, रेट का मान बता रहा है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे ये भी आर का मान दे रहा है और ये भी किसका मान दे रहा है, आर का मान, तो दोनों एक दूसरे के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर तो लिख दो के ए इंटू बी, ये लिख दिया कि नहीं लिख दिया, और इधर क्या लिख देंगे, के नोट ए इंटू बी गामा ए गामा बी अपॉन गामा एक्स, ये लिख दिया मैंने, ये देखो लिखा कि नहीं लिखा? समझ में आया कि नहीं? यस और नो बताओ। दीपिका, ये क्या नाम है इसका, प्रियंका गुप्ता, जगत मीना, शशि सैनी, हाँ सर। समझ में आ रहा है सब लोगों हाँ को? हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। कहने का मतलब क्या है कि मैं इस चीज को यूं देख रहा हूं कि अगर उस इस रिएक्शन को ये मानते हुए अगर अपन प्रोसीड करते हैं कि देयर इज ए इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, ए और बी विल कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट फॉलोड बाय प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद बनने से पहले किसका निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती का। एंड देयर इज ए इक्विलिब्रियम इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट, ए और बी तथा ए बी के मध्य एक साम्य अवस्था है, जैसा कि मैंने इसको ये माना, तो उसके अनुसार ये जैसे ये वाला माना, ठीक है, उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा, के नोट ए इंटू बी गामा ए गामा बी अपॉन गामा एक्स स्क्वायर। और अगर मैं कन्वीनियंशियल मतलब एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब जब ये सब चीजें मानी नहीं जाती थी कि अपन ये मान लें कि देयर इज नो इंटरमीडिएट, देयर इज नो इक्विलिब्रियम, डायरेक्टली वी कैन से द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, there is no intermediate, there is no equilibrium, directly reactant convert into product. Then what you say about the rate of the reaction, then the rate is equal to k into b, तो ये भी रेट है और ये भी क्या है, रेट, तो दोनों एक दूसरे, ये भी रेट का फॉर्मूला बता रहा है, ये भी रेट का फॉर्मूला बता रहा है, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा के ए इंटू बी बराबर के नोट ए बी गामा ए गामा बी अपॉन गामा एक्स स्क्वायर।
क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, यहाँ से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी गया ये भी गया। ये के बराबर क्या आ जाएगा, के नोट गामा ए इंटू गामा बी अपॉन गामा एक्स। गामा, अच्छा ये एक्स कौन है पता है ना आपको, इंटरमीडिएट। तो ये क्या है, ए का एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये बी का एक्टिविटी कोफिशिएंट, और ये एक्स का एक्टिविटी कोफिशिएंट। के नोट को नीचे ले आओ इधर, तो के अपॉन के नोट बराबर गामा ए गामा बी अपॉन गामा एक्स नोट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सब लोगों को? ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर लूं, इसका लोग ले लूं। क्या ले लूं मैं, लोग। देखना बहुत ही बेहतरीन टाइप की इक्वेशन बन के आएगी, आप कहोगे कि सर इतना सिंपल वे में बता दिया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आप कोई भी बुक इतना सिंपल नहीं मिलेगा आपको। तो अब आपको करना क्या, जो जो डेरिवेशन है वो तो अपने को करना ही पड़ेगा, लेकिन एक एक स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा भाई, दोनों तरफ लॉग लेने से मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इधर लॉग ले लूँ इधर लॉग नहीं लूँ, मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा, इधर भी लॉग लूंगा। तो क्या आ जाएगा, लॉग के अपन के नोट। के कौन सा के है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन का के है। और के नोट क्या था, इट इज अ मिक्सर, या मैं कहता हूँ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ के नोट के स्टार या के हैश इनटू के आर। के आर दो दो के का कॉमन लिया था ना यहाँ पे, देखो के नोट इसको मिला करके बोला था ना, कि इन दोनों को मिला करके के नोट बोला था। ठीक है, तो ये आ गया लोग के अपन के नोट। अच्छा, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिख सकता हूँ लोग में, अरे ए इंटू बी, लोग गामा ए इंटू गामा बी को लोग में लोग लोग गामा ए प्लस लोग गामा बी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बोलिए। कर सकते हैं, लोग गामा ए प्लस लोग गामा बी, और ये भाग में नीचे है तो उसको माइनस में ले लेंगे, सिंपल है। कर सकते हैं? यस हाँ सर। सर। आपको बताओ व्हाट इज द लोग, ये देखो, ये लोग गामा वैल्यू है कि नहीं है, जब है कल लिमिटिंग लो, कल ही तो पढ़ा था अपन ने, तो इसमें सब जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो देखो, लोग गामा ए को क्या लिखूंगा, माइनस ए। क्यों माइनस क्यों आ रहा है इसमें, इसमें देखो ना फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, ये देखो माइनस है कि नहीं माइनस। तो क्या लिखूंगा इसको, गामा ए की, लो गामा ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, माइनस ए। अच्छा, जेड, जेड की जगह जेड ए क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं गामा ए की वैल्यू लिख रहा हूं, ए के लिए लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा। तो जेड ए स्क्वायर रूट आई, फिर ये प्लस में है तो फिर इसके लिए वापस अगेन क्या आ जाएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई देवायतन लिमिटिंग लो के अनुसार क्या आएगा, माइनस ए, और जेड की जगह क्या हो जाएगा, जेड बी स्क्वायर रूट आई। अच्छा, यहाँ पे माइनस से पहले से फिर एक माइनस और आएगा लोग की, लोग गामा की वजह से, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा कि नहीं होगा, प्लस ए जेड ए प्लस जेड बी स्क्वायर रूट आई। जेड ए प्लस जेड बी क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें दोनों का कंटेंट है, किसमें, इसमें दोनों का कंटेंट नहीं है क्या। कैसे है दोनों का कंटेंट, देखो इधर आओ, ये देखिए, ये देखो, ए पे जेड ए है, बी पे जेड बी है, और एक्स पे क्या है, जेड ए प्लस है कि नहीं है। तो इसका जब इसका लोग गामा लिखेंगे तो केवल जेड ए की बात करेंगे, इसका लोग गामा लिखेंगे तो जेड बी की बात करेंगे, और इसकी बात करेंगे एक्स की तो लोग जेड ए प्लस जेड बी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए जेड ए स्क्वायर रूट आई माइनस ए जेड बी स्क्वायर रूट आई, और ये माइनस पहले से था, एक माइनस फॉर्मूले का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ए जेड ए प्लस जेड बी रूट रूट आई। अच्छा ठीक है, लोग के अपन के नोट ऐसे कैसे है, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, हाँ भाई क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, ए और रूट आई कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये कॉमन है ना सब में, तो ए और रूट आई माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का जेड ए स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का जेड बी स्क्वायर, प्लस का क्यों, क्योंकि आपने माइनस को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा माइनस। तो आपने माइनस को कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया जेड ए प्लस जेड बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इसमें से इनको ओपन कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे खुलता है बताओ जरा, ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जेड स्क्वायर में, तो ये रहा, फिर जेड बी स्क्वायर आ गया, इसको ओपन करो तो माइनस जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 जेड ए जेड बी, आएगा कि नहीं आएगा 2ab के हिसाब से। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ये कौन के नोट, अब इसको देखो, ये जेड स्क्वायर जेड बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए ना, ये चारों के चारों आपस में, देखो
एक प्लस का जेड स्क्वायर है, एक माइनस का जेड स्क्वायर है, एक प्लस का जेड बी स्क्वायर है, एक माइनस का जेड बी स्क्वायर है। माइनस स्क्वायर। ये तो अपन कह सकते हैं क्या बचेगा, केवल -2 जेड। तो ये माइनस देखो, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। तो प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2 ZA ZB, 2 ZA ZB और ए रूट आई। तो ये ए आ गया, ये रूट आई आ गया, तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका बन गया। तो log k अपॉन k नोट इज इक्वल टू 2 AZA ZB रूट आई। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं इस तरह, तो यू कैन आस्क मी। कोई दिक्कत है किसी को? अब सबसे बड़ी प्लॉटिंग, नहीं सर। कर्व प्लॉटिंग। कर्व को कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए कर्व प्लॉटिंग का मतलब क्या है, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे क्या है कि आपको इसको किस इक्वेशन के बराबर मानना है, दैट विल बी इक्वल टू y बराबर m x। कौन सी इक्वेशन के बराबर मानूंगा मैं इसको, हाँ भाई y बराबर mx। यहाँ पे y कौन होगा बताओ, ये वाला हो जाएगा y। ये तो कुछ नहीं लिख रखा है नीचे, देखो ध्यान से देखो, y लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है इसको। और x कौन हो गया आपका, हाँ, सोच के देखो कि इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, दैट साल्ट इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ और आयनिक रिएक्शन। ये आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट आ गया कि नहीं, ये रूट आई एक्स का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे कौन है, लोग के अपन, अरे अपन फॉर्मूला ये कर्व ऐसे तो बनाते हैं, ये इधर एक्स एक्सिस लेते हैं और इधर क्या लेते हैं अपन, एक्सिस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे कौन आएगा, के अपॉन के नोट, लोग के अपॉन के नोट, और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, रूट आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यदि x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता है, मतलब सिंपल करो बनता है y बराबर mx। if we increase the value of x then y also increases, then करो कैसा बनेगा, ये लाइन आएगी कि नहीं आएगी ना। और अगर कर्व हो y बराबर -mx, मतलब x का मान बढ़ाने से y का मान घटता हो। दो बातें हैं, अगर x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता हो तब तो लाइन ऊपर की तरफ चलती है इस तरीके से, और अगर x का मान बढ़ाने से y का मान घटता हो तो लाइन क्यों चलती है, नीचे की तरफ चलती है, चलती है नहीं चलती है। तो अच्छा, तो ये कौन सी लाइन आ जाएगी, अगर x का मान तो हमेशा बढ़ाएंगे क्योंकि आपको याद होना, तो मैंने कर्वों में कई बार बताई वाली चीज कि हमेशा हम x का मान हमारे हाथ में होता है बढ़ाना, और y पे रिजल्ट देखना होता है। x हम बढ़ाते हैं और x की वजह से y बढ़ रहा है कि घट रहा है ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे और लोग के अपॉन के नोट में क्या फर्क आ रहा है ये हमें देखना होता है, क्लियर है भाई सब लोगों को। तो अगर रूट आई का मान बढ़ाने से के अपॉन के नोट बढ़ता है तो कर्व कैसा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अगर रूट आई का मान बढ़ाने से के अपॉन के नोट घटता है तो कर्व कैसा आएगा, नीचे की तरफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर्व क्लियर होगा सब लोगों को। और अगर x का मान बढ़ाने से, मतलब रूट आई का मान बढ़ाने से के अपॉन के नोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अपन ये कह सकते हैं कि लाइन कैसी आएगी, ऐसी आएगी, जीरो। There are three lines. If we increase the value of root I, then there is a increment will be observed in k upon k, or then we can say the line is observed as such. और अगर उसको बढ़ाने से लाइन घटती है तो नीचे आएगा, अगर रूट आई का मान बढ़ाने से के अपॉन के नोट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता तो अपन कह देंगे लाइन जीरो। तो यहाँ पे जो m है, m का मतलब 2AZAZB, दैट इज m इज अ स्लोप, रेखा का ढाल। अरे जब k अपॉन के नोट y हो गया तो रूट आई x हो गया, तो 2AZAZB क्या हो गया, 2AZAZB क्या हो गया, m हो गया, स्लोप हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर ये वाली लाइन आएगी तो उसका मान धनात्मक आएगा, ये वाली लाइन आएगी तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, और ये वाली लाइन आएगी इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, जीरो। इसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको आयनिक स्ट्रेंथ का मान दे देता है, आपको लोग के अपॉन के नोट का मान दे देता है, दोनों का मान देने के बाद में आपसे डे बाय हफ्तल कांस्टेंट ए की वैल्यू निकलवा सकता है।
इसकी वैल्यू निकलवा सकता है अच्छा जेड ए जेड बी की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ केसीएल, तो के में केसीएल में के प्लस है और सीएल क्या है माइनस, जेड ए का मान कितना होगा बताओ, 1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे जेड ए मतलब चार्ज ऑन कैटायन और जेड बी मतलब चार्ज ऑन एनाइन, तो केसीएल में के प्लस में कितना चार्ज है 1 और सीएल पे कितना चार्ज है 1, तो जेड ए जेड बी कितना होगा 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होगा ना। यहाँ पे +1 -1 नहीं लिखते, केवल वैल्यू लिखते हैं 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड ले तो और सीएल पे चार्ज कितना है 1, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना आएगा 1, दैट्स 2। तो ये जेड ए जेड बी की वैल्यू आपको निकालना आनी चाहिए, वो आपको कोई भी सॉल्ट के लिए बात करेगा, नंबर से मतलब नहीं है, केवल चार्ज से। आप ये मत देखो कि 2 क्लोराइड आएगा, 2 से मतलब नहीं है, क्लोराइड पे कितना चार्ज है क्लोराइड, तो जेड बी का मान कितना होगा 8। कैल्शियम पे चार्ज 2 है तो जेड ए का मान कितना होगा 2, तो जेड ए जेड बी बराबर क्या होगा 2 इंटू 1 बराबर 2। Al2SO4 3, Al कितने वो मत देखो, सल्फेट कितने वो मत देखो, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3, जेड ए का मान कितना हो गया 3, सल्फेट पे चार्ज कितना है 2, तो जेड बी का मान कितना हो गया 2, तो जेड ए जेड बी कितना हो गया 3 गुणा 2 बराबर 6। ठीक है, तो देखिए then primary side effect will be positive on increasing IU, ये बिल्कुल सही। मतलब जब ये बढ़ेगा और इसका मान नहीं बढ़ता हो तो अपन कह सकते हैं कि ये साइड इफेक्ट कैसा ऑब्जर्व होगा, पॉजिटिव होगा। आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने से अपन के नोट डिक्रीज होता है तो अपन कह सकते हैं कि डायमंड साइड इफेक्ट क्लियर है। चले आगे, जेड ए जेड बी पॉजिटिव, जेड ए जेड बी पॉजिटिव कैसे हुआ बताओ, पॉजिटिव होगा, भाई ये पॉजिटिव होगा तो y बराबर mx बनेगा कि नहीं बनेगा। और अगर ये पूरा जो मैंने गोल बना रखा है ये अगर पॉजिटिव हो तो ये y m x तीनों पॉजिटिव होंगे तो कौन सी लाइन ऑब्जर्व होगी, यहाँ पे ये वाली लाइन ऑब्जर्व होगी कि नहीं होगी। और अगर जेड ए जेड बी का मान नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे कौन सा निशान आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो कौन सी लाइन आएगी ये। और अगर जेड ए जेड बी 0 हो तो फिर क्या हो जाएगा ये वाला। तो 3 प्रकार के नेगेटिव और 0। तो देखो इफ जेड ए जेड बी पॉजिटिव, टेबल बना रखी है, जेड ए जेड बी पॉजिटिव है तो 1 डी साइड इफेक्ट क्या आएगा पॉजिटिव, तो के क्या होगा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। अरे के इंक्रीज होगा ना, लोग के नोट, अगर ये माइनस है तो साइड इफेक्ट भी क्या ऑब्जर्व होगा माइनस, तो के क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब वो है नंबर 3, मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो गया, मैं वापस से ज्वाइन कर लेना।